मैं डॉक्टर अर्का हैं कि आएंगे या वो आने वाले होंगे। मैंने ये सोचा कि मैं इस वक्त जो आज दिन भर की जो गतिविधियां जो हुई उसको उसको लेके मैं एक समरी प्रस्तुत करूं और उसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि हमें ना मेरी मेरी जो विचारधारा है कि इस वक्त हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सो संजना जी, कैन आई स्टार्ट? सर, इससे पहले कि आप बोलें, हाँ जी। हम सभी से गुजारिश करेंगे कि पहले डॉक्टर चंदन के लिए सेशन को इतना बढ़िया कोऑर्डिनेट करने के लिए 3 चेयर पे रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चंदन, ऐसा लग रहा है कि आज अगर आप इस सेशन में ना होते तो इतना खूबसूरत सामान आपने नहीं नहीं है, नहीं संजना, आप भी जानती हैं कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। एक जाता है दूसरा आ जाता है, पर हाँ मुझे ये काम करने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा भी था कि बहुत बहुत कुछ सीखने की अभी भी जरूरत है। आज जैसे आकृति से सुना, इवन कपाड़िया साहब से भी मैं 2-2.5 साल बाद मिल रहा हूँ, तो इस बीच में कितनी सारी चीजें हो गई हैं ये जानना हमेशा हमेशा अच्छा रहता है। तो मैं शुरुआत करूं संजना? जी सर, ओके, राइट, बिल्कुल ओके। शुक्रिया। सो मैं मेरे पास जो अपने विचार हैं वो मैं आखिर में लेके आऊंगा, लेकिन अगर हम आज दिन भर की सारी प्रेजेंटेशंस को और लोगों के चर्चा और लोगों के सवाल को अगर देखें तो दो ही सवाल सबके दिमाग में है। एक तो ये है जिसके भी घर में एक मरीज है, मरीज को ये चिंता है मेरा क्या होगा, मरीज के घर वालों को ये चिंता है कि भाई इसके साथ साथ हमारी जिंदगी में क्या होगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक ही शख्स तक सीमित रह जाएगा या इसके बाद भविष्य में भी कुछ हो सकता है। और मैं समझता हूं कि ये दो सवालों का जवाब बहुत ही कठिन है, लेकिन मिलजुल के इसके लिए काफी कुछ कोशिश की जा सकती है। अगर मैं ये समझूं कि जनरली इस बीमारी की डायग्नोसिस में काफी देरी हो जाती है, इसका कारण ये है कि इसके कई बार बहुत डेफिनेटिव साइंस नहीं होते हैं। सिर्फ एक बच्चे का गिरना, वो भी एक 1-1.5 साल के बच्चे का गिरना बहुत आम सी बात होती है। लेकिन इसी मामले में ये कहना बहुत जरूरी है कि ये अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। और इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस, बच्चे के लिए कोई भी दिक्कत होना, ये जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के संपर्क में आए। अब आप मानिए डॉक्टर के संपर्क में आ भी गए, तो जैसा डॉक्टर गोयल ने, डॉक्टर रेनू ने बताया कि अगर ये सबसे पहले ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या किसी और तरह की बीमारी है, इसको जानने के लिए कई तरह की जांच हो सकती है। लेकिन फिर दुर्भाग्य ये है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी कई टाइप की होती हैं, और बिना जेनेटिक जांच के, अगर मैं ये कह सकता हूं कि बिना जेनेटिक जांच के ये बहुत ही मुश्किल है विद कॉन्फिडेंस कहना कि ये किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बहुत पहले तक मसल बायोप्सी करके इसके बारे में जानकारी ली जाती थी, और इसका कारण ये था कि मसल बायोप्सी थोड़ी लो टेक उस वक्त मानी जाती थी और जेनेटिक टेस्टिंग बहुत हाई टेक और बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती थी, और इसीलिए मसल बायोप्सी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन अगर मैं डॉक्टर गोयल या और कई लोगों की बातों को अगर मैं समझूं तो ये है कि अब जेनेटिक टेस्टिंग कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है। सारे देश में कई सारी लैब्स मौजूद हैं और जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है। उन्होंने तो इस हद तक कह दिया कि मसल बायोप्सी तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मरीज पे कोई थेरेपी वगैरह न करी जाए। दो और चीजें जो सामने आई जो मेनली थी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को लेके, और हमने डॉक्टर रेनू से देखा कि स्टेरॉइड्स के ऊपर में या प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर में या फिजियोथेरेपी के ऊपर में काफी जोर दिया उन्होंने। मैं यही कहना चाहूंगा कि हालांकि स्टेरॉइड्स बहुत सक्सेसफुल ड्रग है, लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा कि रिसर्च सिर्फ प्रेडनिसोलोन के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने उसके बाद में दूसरी ड्रग खोजी, फिर उसके बाद में अभी दूसरी ड्रग के ऊपर में रिसर्च चल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इलाज हो, रिसर्च उसका एक अभिन्न अंग है।
और ये हमें लेके आता है आखिरी पॉइंट, जो एक जादुई छड़ी के रूप में सोचा जा रहा है, और वो है स्टेम सेल ट्रीटमेंट। तो इन चारों चीज को अगर हम एक साथ में रखें तो हम क्लियरली दो भाग में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये है कि डिजीज का कैसे प्रिवेंशन किया जाए, और दूसरा ये है कि डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाली जरूरत है। हम लोगों ने ये सुना आज की स्टेरॉइड से काफी कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है, मोबिलिटी बहुत दिन आगे तक बढ़ाई जा सकती है। जो मरीज काफी जल्दी स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट में आ जाते हैं उनकी मोबिलिटी 4 से 5 साल कम से कम और उससे भी ज्यादा बढ़ जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाए तो मतलब मरीज किसी भी तरह के फ्यूचर ट्रीटमेंट जो स्टेम सेल्स या जीन एडिटिंग या किसी भी चीज से संभव हो पाएगा, उसके लिए मरीज बेहतर तैयार हो पाएगा। आपने सुना डॉक्टर घोष को भी जी कि वो उन्हीं पेशेंट्स पे पहले ट्रायल करना चाहते हैं जो एम्बुलेटरी हैं, और क्लियरली स्टेरॉइड्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट एक डॉक्टर के या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन मरीजों के साथ जुड़ी रहती है उसके सुपरविजन के अंडर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं स्टेम सेल ट्रीटमेंट। हम सब जानते हैं इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। विदेशों में कुछ कुछ चीजें सफल हो चुकी हैं, वो वहां पे की जा रही हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कुछ इलाज हो रहा है, SMA का कुछ इलाज हो रहा है, और भी कई तरह की एडवांस क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं। लेकिन जैसे हमें पता है कि ये एक एक इलाज करोड़ों में खर्च पड़ता है, जो आम आदमी क्या बड़े से बड़े करोड़पतियों के लिए भी संभव नहीं है। और इस एक वक्त मैं शायद सरकार की तरफ से भी बोलूंगा कि सरकार के लिए भी एक एक मरीज के लिए 18 करोड़ का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ये आसान बात नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों चीज पे गौर फरमाएं। एक, कि किस तरह से इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी अगर एक नाली में अगर पानी बह रहा है या कहीं अगर फ्लड आ रहा है, तो हम सिर्फ फ्लड को रोकने की कोशिश करें या फ्लड के लिए कुछ करें, ये उचित नहीं है। हमें जहां से फ्लड ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे भी हमें रोकथाम करने की जरूरत है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि जेनेटिक टेस्टिंग वो एक टाइम टेस्टेड यंत्र है जिसका इस्तेमाल रेगुलर वे में होना चाहिए। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक टेस्टिंग ही क्यों? इसका मैं 2-3 चीजों के साथ में जोड़ूंगा। सबसे पहले ये बात है कि पिछले 15-20 सालों में हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हर तरह के हर टाइप के बारे में पता चल गया है। कौन सी जीन किस डिस्ट्रॉफी में डिफेक्टिव होती है, कौन सी जीन में कौन सा म्यूटेशन डिफेक्टिव होता है, इसके बारे में हमें काफी जानकारी है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यहाँ तक पहुंच गई हैं कि आप पूरे जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि करीब 3 बिलियन ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे डीएनए में, जिसमें से एक में भी कुछ चेंज होने से ये बीमारी हो सकती है, तो आज की तकनीक हमारे लिए ये संभव कराती है। तो आप मुझसे कह सकते हैं तो फिर हमें क्या दिक्कत है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आपको अभी एडवांटेज की तरफ बताऊंगा। कई बीमारियां हैं, ये 3 बिलियन छोटे छोटे टुकड़ों में से सिर्फ एक चेंज की वजह से होती है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और आपको शायद अंदाजा हो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी सिर्फ एक तरह के डिफेक्ट से करीब 96% लोगों में बीमारी करता है। इसका मतलब ये है, और ये टेस्ट बहुत सस्ता है, बहुत सिंपल है, और ये जल्दी से ये जानकारी दे सकता है कि मरीज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है या नहीं। इसी तरह ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में करीब 70-80% ऐसे डिफेक्ट हैं जो सिर्फ एक सिंपल सी जांच जो सिर्फ 1500-2000 के अंदर में की जा सकती है, उससे 70 से 75% लोगों को ये जानकारी हो जाती है। इसी तरह मैं और हर बीमारी की बात नहीं करूंगा,
क्योंकि कल डॉक्टर खाडिलकर आपको बताएंगे कि इवन LGMD में भी एक स्पेशल तरह की म्यूटेशन है जो अग्रवाल कम्युनिटी में होती है, और उस म्यूटेशन को चेक करने से आप 90 से ज्यादा प्रतिशत अग्रवाल LGMD पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जेनेटिक टेस्टिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें हर वक्त आपको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग या होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप ये छोटे छोटे टेस्ट के साथ भी आप जांच करवा सकते हैं। इसका दूसरा फायदा क्या है, और ज्यादा दो फायदे क्या हैं। पहला ये, आपको उस परिवार में कौन सा जेनेटिक डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, इसका आपको पता चल जाता है। इसका मतलब ये कि आप अगर फैमिली की चार्ट अगर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी इस फैमिली में कई कई जनरेशन से चल रही है या पहली बार आई है, या इसका इनहेरिटेंस का तरीका क्या है। मतलब ये क्या एक कैरियर मदर से एक एक लड़के को इफेक्ट करती है, जैसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है, या कई बीमारियां होती हैं जिसमें मदर फादर दोनों में डिफेक्ट होता है और वो फिर बच्चे में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि ये आपको कैरियर आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास कैरियर्स की जानकारी है तो आप उस फैमिली को काउंसल कर सकते हैं, और वो कपल जब भी अगले बच्चे के लिए तैयारी करे तो उसको हम प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिसका मतलब है कि गर्भावस्था में बच्चेदानी के अंदर से छोटा सा ऊतक या थोड़ा सा पानी निकाल के ये जांच की जा सकती है। आपको अगर ये लग रहा हो कि ये मैं कोई ऐसी बहुत बहुत ऊंची चीजें बता रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये आजकल इस देश में हर कोने में कम से कम 50-100 लैब्स ऐसी होंगी जहां ये जांच हो सकती है। तो आपका सवाल होगा कि तो ये क्यों नहीं हो रही हैं, और इसका उत्तर सिर्फ मेरे पास एक ही है कि इसका मतलब है कि हम सब मिलके नहीं काम कर पा रहे हैं। हम सब अलग अलग अपनी अपनी तरह से इस बीमारी के बचाव में या बीमारी के इलाज में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही वक्त है कि हम सब मिलके इसके ऊपर एक साथ काम करें। जो आखिरी फायदा जेनेटिक टेस्टिंग का है, जो शायद मैंने पहले भी कहा था, कि अगर आपको ये डिफेक्ट पता चल जाता है तो आपको किस तरह की फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। जैसा डॉक्टर गोयल ने बताया कि हर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तरह तरह की मसल्स अलग अलग तरह से अफेक्टेड होती हैं, इसलिए एक ब्लैंकेट फिजियोथेरेपी का तरीका नहीं हो सकता है, जो संजना जी के यहाँ बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपको ये जेनेटिक डिफेक्ट पता है तो आपको किस जीन को, किस म्यूटेशन को ठीक करना है, ये भी जानकारी आपके पास में होती है। जैसा डॉक्टर घोष ने भी बताया था कि अगर आपको LGMD की बीमारी है और आप इलाज DMD का अगर करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हर तरह से डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मरीजों के साथ काम करती हैं, और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा जो मरीज के परिवार, जो उनके जो सदस्य जो हैं, वो सब मिलके इस मामले में मिलके अगर काम करें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। मेरे हिसाब में जो अभी अप्रोच हमें लेनी चाहिए वो ये है, जेनेटिक टेस्टिंग आज 20 साल से इस देश में हो रही है, विदेशों में हो रही है। इसलिए जैसे ही किसी मरीज के ऊपर सस्पिशन हो किसी डिजीज का, ये जेनेटिक टेस्टिंग हमारी नजर में पहला टूल होना चाहिए जिससे कि हम ये जांच कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी जांच 100% सफल नहीं होती है, लेकिन 70 से 80% लोगों में ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड जेनेटिक डिफेक्ट की जानकारी हो जा सकती है। और उसके साथ हमारा पर्पस सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमें इसके बाद परिवार से संपर्क करना है। तो सिर्फ ये नहीं कि मरीज ने डॉक्टर से संपर्क किया और उसका काम खत्म हो गया, नहीं, उसके साथ में काउंसलर्स, चाहे वो क्लिनिकल काउंसलर हो चाहे वो जेनेटिक काउंसलर हो, वो उसको बताएं। और ऐसे में मैं समझता हूँ IAMD, PPMD और कई तरह की जो फाउंडेशंस हैं या जो क्लिनिशियंस हैं,
या डॉक्टर आकृति जैसे जो कमिटेड पेशेंट ग्रुप्स हैं, ये लोग इसमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी जेनेटिक डिफेक्ट हो, हर तरह के जेनेटिक डिफेक्ट जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉज करता है, उसमें फिजियोथेरेपी का अपना रोल है। ये जानना काफी जरूरी है कि किस तरह की फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, लेकिन फिजियोथेरेपी का रोल इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अब खत्म करना चाहता हूँ दो बातों से, कि विदेशों में अगर हम विदेश से अगर तुलना करें और उनकी रिसर्च से हम तुलना करें, तो हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन विदेशों में भी ये रिसर्च तब हो रही है जब उनके पास में जेनेटिक टेस्टिंग एक आम बात हो गई है। जेनेटिक टेस्टिंग उनके यहाँ हर आदमी, हर शख्स, हर नागरिक के लिए उपलब्ध है, और इसलिए वो रिसर्च में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जेनेटिक टेस्टिंग अभी भी हर एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि आईसीएमआर, आईएएमडी, पीपीएमडी और भी तरह की फाउंडेशंस के साथ अगर एक इस तरह की क्लिनिकल रजिस्ट्री हो, सेंट्रल क्लिनिकल रजिस्ट्री, जिसमें कई सेंटर्स काम करते हो, अगर उनके माध्यम से सारे मरीजों की डिटेल उसमें आ जाए, उनकी फैमिली हिस्ट्री आ जाए, तो वो जेनेटिक टेस्टिंग के साथ में प्रीनेटल डायग्नोसिस और जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। एक सवाल जो कई लोगों ने पूछा कि भाई जब भी आपका इलाज उपलब्ध होगा तो हम उस क्लिनिकल ट्रायल में कैसे भाग लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। मैं समझता हूं अगर इसी तरह की इस क्लिनिकल रजिस्ट्री का एक कंपोनेंट अगर क्लिनिकल ट्रायल के रूप में अगर हो सकता है, जिसपे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है वो उसमें अगर इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा सके, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से ये एफर्ट किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉन्फ्रेंस, आज की जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, विशेषकर आज के जो लेक्चर्स हैं, ये बिल्कुल हम सब के लिए एक एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम न सिर्फ मिल के चलें, बट औरों को भी प्रेरित करें, कुछ यंग लोगों को और प्रेरित करें कि वो हमारे साथ इस एफर्ट में जुड़ें। अगर आपको कोई सवाल है इस बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा ईमेल संजना के पास में है, मैं कभी भी उपलब्ध हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं।